गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से ब्लैक कैट एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, ब्लैक कैट एकेडमी पर डिफेंस के लिए एकमात्र दोस्तों चैनल, एकमात्र दोस्तों इंस्टीट्यूट जो कराता है कंप्लीट डिफेंस की तैयारी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, एक बार फिर से क्लास को शेयर करेंगे और एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, अंशु मीना, आशु मीना, वेरी गुड मॉर्निंग। भागीरथ प्रजापत, गुड मॉर्निंग भागीरथ जी। विजय योगी एनकेटी दरीवा, गुड मॉर्निंग विजय जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग विजय जी। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके ये बताएंगे दोस्तों आप आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और किस प्रकार से आप हो दोस्तों। तो एक बार कमेंट कर दो, सब कुछ ठीक है, क्लास में कोई प्रॉब्लम, एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे और दोस्तों क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, पहला काम है क्लास को शेयर करने का और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जो क्लासेस है जो चल रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दो दोस्तों ताकि मुझे भी पता चले कि आपके साथ या आप किस प्रकार से फील कर रहे हो अपनी इस क्लास को। ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार कमेंट जरूर करें। एसएससी जीडी का काफी दिन पहले से अपन ने स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। हर टाइप के प्रश्न अपन लेकर चल रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायो। और ऐसा नहीं है कि उनके पर्टिकुलर किसी चैप्टर के बारे में ही अपन एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज में लेकर आता हूं। उनके अलावा खोजों से रिलेटेड भी बाकी जहां से भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कुछ रह जाए या कहीं पर कमी हो या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करना आपका हक है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। अनिल मीना, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई एम रिंकू मीना बांदीकुई से। ओके विजय रिंकू जी, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं रिंकू जी। ठीक है, हाय अनिल मीना। तो दोस्तों एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों लाइक भी करते चले, क्लास को शेयर और लाइक दोनों ही करते चले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के सेशन का पहला प्रश्न अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न आज की क्लास का कहां से है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का कहां से है पहला प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन का पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न, रंध्रों द्वारा विनिमय होता है। प्रश्न संख्या 1 आज के सेशन की, रंध्रों द्वारा विनिमय होता है। किस चीज का विनिमय रंध्रों के द्वारा होता है, यह आपसे इस प्रश्न के अंदर पूछा है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? जलवाष्प एवं गैसों का, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन व कार्बोहाइड्रेट का, या नाइट्रोजन व जलवाष्प का। आपको फटाफट से कमेंट करना है और कमेंट करके फटाफट से इस प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, फटाफट से आंसर आना चाहिए दोस्तों, टाइम नहीं लगना चाहिए। 15 प्रश्न है, अगर आपको आते हैं या थोड़ा सा आप दिमाग लगा के आंसर्स देते हैं तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर आपको इनके आंसर देने होते हैं। लोकेश यादव जी, वेरी गुड मॉर्निंग लोकेश जी। तो आंसर जो है वो फटाफट से कमेंट करें, अपने माइंड में जो भी सोचना है अपनी थिंकिंग स्पीड को बढ़ाओ। और दोस्तों थिंकिंग स्पीड जब बढ़ेगी तभी आप एग्जाम में सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़कर उनका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ और फटाफट से आंसर दो। अनिल मीना जी का आंसर आ चुका है यहाँ पर सी, ऑक्सीजन व कार्बोहाइड्रेट का। चेक करते हैं अनिल मीना जी, लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं दोस्तों कि जो भी आप आंसर देते हैं उनके बारे में, आप जो आंसर जो ऑप्शन का चयन कर रहे हैं उस ऑप्शन के बारे में एक बार कंप्लीटली आप डिस्कस कर लें। एक बार उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए क्या मैं आंसर सही दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। आंसर आपका चाहे गलत हो या सही हो, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये मतलब होना चाहिए अगर आंसर गलत है तो सही क्या होगा, मैंने कहां गलतियां की, और गलतियां करके ही इंसान सीखता है दोस्तों। तो आंसर सभी को देना है। नवल किशोर मीना, वेरी गुड मॉर्निंग नवल किशोर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जी, हो गया भाई लोकेश यादव जी, मैं हो गया, साइड में हो गया लोकेश यादव जी।
तो प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि रंध्रों द्वारा विनिमय होता है, किसका विनिमय होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रंध्र कहाँ होते हैं। तो रंध्र होते हैं दोस्तों प्लांट की जो पत्तियां होती है, जो लीफ होती है, इन पत्तियों के अंदर दोस्तों क्या होता है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कभी भी देखना पत्तियों को ध्यान से, पत्तियों के यहाँ पर ये इस प्रकार की शिराएं निकली होती है, ठीक है, और पत्तियों के अंदर ऐसे छोटे छोटे दाने नुमा संरचना पाई जाती है। और इन्हीं दाने नुमा जो संरचना होती है, इन्हीं दाने नुमा संरचना को बोला जाता है दोस्तों रंध्र कहा जाता है। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे जो छेद टाइप की संरचना, वो कहलाती है रंध्र। अब ये रंध्र क्या करते हैं दोस्तों, ये रंध्र करते हैं दोस्तों पेड़ पौधे के तने के अंदर और पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर जो पानी होता है दोस्तों, और पानी किस रूप में रहता है, पानी रहता है दोस्तों जल वाष्प के रूप में, ठीक है। जितना भी पौधों के अंदर पानी रहता है, वो पानी इन पत्तियों के अंदर जो रंध्र स्थित रहते हैं, इन रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के द्वारा बाहर निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो आपका ये हो गया कि पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वो किस चीज को बाहर निकालते हैं, जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ और किस चीज को बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकालते हैं दोस्तों गैसों को। जितनी भी अनवांटेड गैसेज पेड़ पौधों के अंदर रहती है, जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उन गैसों का त्याग भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा किया जाता है। अपने शरीर के अंदर दोस्तों नाक होती है, नाक के द्वारा अपन अपने शरीर की हानिकारक गैस, फिर चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्लोरीन हो, सल्फर हो, इन सभी गैसों का त्याग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। पेड़ पौधे पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों के द्वारा जलवाष्प, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो, और साथ में हानिकारक गैसों का त्याग करता है। विनिमय का मतलब होता है दोस्तों बाहर निकालना या अंदर लेना। कभी भी आप नोटिस करना, अगर आप पेड़ पौधों के ऊपर अगर पेड़ पौधों को आप पॉलिथीन से ढक दोगे तो पॉलिथीन पूरी गीली हो जाएगी। कभी नोटिस करना, रात को प्लांट के ऊपर पत्ती से ढक दे, पॉलिथीन से ढक देना, उस सुबह जब आप उठकर देखोगे तो उस पॉलिथीन के चारों तरफ पानी नजर आएगा। वो पानी कहां से आया, वो पानी आया दोस्तों पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, इन रंध्रों से आया वो पानी। तो याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 1 का करेक्ट आंसर है दोस्तों रंध्रों द्वारा विनिमय होता है जलवाष्प एवं गैसों का, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, जितनी भी हानिकारक गैस और जितनी भी जलवाष्प होती है वो सारी की सारी कहां होकर निकलती है, रंध्रों के द्वारा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि पत्तियों में कौन सा लवक पाया जाता है। तो याद रखेंगे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो लवक होता है वो कहलाता है हरित लवक। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, सभी बातों को याद रखेंगे। जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं पत्तियों से रिलेटेड उनको याद रख लीजिएगा। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक का एक नाम और होता है, वो भी याद रखेंगे, वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक कह दो या क्लोरोप्लास्ट कह दो, कॉमन है। साथ ही साथ दोस्तों पत्तियों के अंदर मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, और मैग्नीशियम तत्व के साथ पत्तियों के अंदर ही पर्ण हरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और भोजन बनाने की यही क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहां संपन्न होती है, पत्तियों के अंदर होती है। तो पत्तियों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो सारे एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए। हरित लवक कहां होता है, पत्तियों में रंध्रों के द्वारा क्या किया जाता है, साथ ही साथ हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है, और हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों पत्तियों में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसी वजह से पादप का रसोई गृह कहा जाता है दोस्तों पत्तियों को कहा जाता है पादप का रसोई गृह। तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखनी है। नीलम शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। लोकेश यादव सर आप आपके कॉन्टेक्ट नंबर दोगे कि कहीं मैं आंसर देना ओनली, यस या नो में आंसर देना। लोकेश यादव जी यस। नवल किशोर मीना वेरी गुड मॉर्निंग नवल किशोर जी।
ठीक है, तो दोस्तों आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि और जितने भी फ्रेंड्स हैं वो अपनी क्लास में आ पाए। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ अपन मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न श्वसन वर्णक है। इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि श्वसन वर्णक कौन सा होता है। श्वसन वर्णक, वर्णक का मतलब ऐसा पदार्थ जो श्वास जब आप लेते हो तो आपके शरीर में एंटर करती है ऑक्सीजन गैस, और इसी ऑक्सीजन गैस को आपकी बॉडी के सभी अंगों तक ले जाने का जो कार्य है वो कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑक्सीजन को लाने ले जाने वाला जो घटक होता है वही घटक कहलाता है श्वसन वर्णक, जिसके द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। क्या वो वर्णक लाल रुधिर कणिका है या श्वेत रक्त कणिका या हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, फटाफट से आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। बिल्कुल लोकेश यादव जी इसी तरीके से आंसर देते रहे, एक बार थोड़ा सा सोचें और उसके बाद आंसर दें, लेकिन आंसर सभी को देना है। ऐसा नहीं है एक दो स्टूडेंट ही आंसर देते हैं, आंसर सभी को देने हैं दोस्तों, याद रखें। लोकेश यादव जी का आंसर आ चुका है सेकंड का सी, तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है लोकेश यादव जी, जो आपका सी आंसर है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। स्टार्टिंग में अगर आपको पता हो दोस्तों तो मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड वेजल्स के बारे में और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। मानव के शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं होती है। टोटल मानव के शरीर में 3 प्रकार की ब्लड कॉर्पुसल्स होती है, आरबीसी, आरबीसी के अलावा दोस्तों डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के अलावा दोस्तों थर्ड नंबर वाली ब्लड वेजल्स कहलाती है प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं मानव के शरीर में पाई जाती है। आरबीसी क्या करती है? आरबीसी का काम होता है आपकी बॉडी के सभी भागों में ऑक्सीजन का संवहन करना। अपनी बॉडी के सभी अंग जब तक काम करेंगे तब तक उनको ऑक्सीजन गैस मिलती रहेगी। अगर अपनी बॉडी के किसी भाग को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती तो वो अंग काम नहीं करता दोस्तों। और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी पहुंचाती है। किसके द्वारा पहुंचाती है? तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन किसका संवहन करता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है। जैसे ही आपने श्वसन क्रिया की, ऑक्सीजन अंदर चली गई, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन मिली हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का आदान, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में दोस्तों रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, और प्लेटलेट्स आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाती है। तीनों रुधिर कणिकाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और कैरी करने के कारण हीमोग्लोबिन को कहा जाता है श्वसन वर्णक। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस धातु पाई जाती है, और फेरस धातु को हिंदी में कहा जाता है लोहा, और लोहे का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 26। याद रखेंगे, सब याद रखना है दोस्तों। कल भी मैंने लोहे से रिलेटेड आपको बताया था कि लोहे की मात्रा बढ़ने पर सिंड्रोसिस रोग हो जाता है, और लोहे की कमी होने पर दोस्तों एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो हर प्रश्न के अंदर कितने और प्रश्न छुपे हैं, कितने सारे ऑब्जेक्टिव, कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें छुपी हुई है, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाल रुधिर कणिकाएं मानव के शरीर में सबसे ज्यादा रहती है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी रहती है, और सेकंड नंबर पर रहती है प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल सबसे ज्यादा 120 दिन का, और डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका जीवन काल रहता है केवल 3 से 4 दिन रहता है। तीनों रुधिर कणिकाओं में सबसे कम जीवन काल। तीनों रुधिर कणिकाओं में ना तो दोस्तों आरबीसी में केंद्रक होता, ना दोस्तों प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक होता। केंद्रक केवल और केवल पाया जाता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी के अंदर। केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क, द ब्रेन ऑफ सेल, ये कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल अनिल मीना एंड लोकेश यादव जी, आपका आंसर एकदम करेक्ट है।
तो दोस्तों क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। नेक्स्ट, बीजांड अवस्थित होते हैं, बीजांड अवस्थित होते हैं। इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि बीजांड कहां पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर, वर्तिका में, पुंकेसर में या भ्रूण कोश में, कहां पर मौजूद होते हैं दोस्तों बीजांड। बीजांड ऐसा स्थान जहां पर निर्माण होता है बीज का, बीज का निर्माण जहां पर होता है उसे कहा जाता है बीजांड। पेड़ पौधों के अंदर दोस्तों फ्लावर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसा होता है दोस्तों फ्लावर, ये इस प्रकार का फ्लावर होता है। और फ्लावर के अंदर दोस्तों क्या होता है, फ्लावर के अंदर दोस्तों ये सारे भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, पुंकेसर, भ्रूणकोश। ये जो आप मिड वाला पार्ट देख रहे हो दोस्तों, ये प्लांट, ये फूल का मिड वाला जो प्लांट है, ये मिड वाले प्लांट का यहां वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को कहा जाता है अंडाशय। और ये ऊपर वाला जो ये वाला आप हिस्सा देख रहे हो, इस वाले भाग को बोला जाता है दोस्तों वर्तिका, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यहां पर होता है दोस्तों वर्तिका, ये कहलाता है दोस्तों वर्तिका। इसके अलावा यहां दोस्तों ये कहलाता है भ्रूणकोश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ्लावर के सभी पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों जो बीजांड होता है, इसी बीजांड के अंदर दोस्तों निर्माण होता है बीज का। ठीक है, अब बीजांड कहां अवस्थित होते हैं, अंडाशय के अंदर, वर्तिका में, पुंकेसर में, भ्रूणकोश में। तो दोस्तों जो बीज का निर्माण होता है वो इस फ्लावर के यहां बिल्कुल मिड वाले पार्ट के अंदर होता है। कभी भी नोटिस करना, किसी भी चीज का आप फ्लावर लेना, जब उस फ्लावर की पत्तियों को हटाओगे तो फ्लावर का जो मिड वाला जो पोर्शन होता है वहीं से बीज निकलता है, और उस जहां से बीज निकलता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अंडाशय कहलाता है। तो इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर है दोस्तों अंडाशय। बीजांड कहां पर अवस्थित होते हैं, बीजांड अवस्थित होते हैं अंडाशय के अंदर। और वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र इस अंडाशय वाले कंप्लीट वाले भाग का सबसे बाहर वाला जो भाग होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। जो परागण होते हैं दोस्तों, वो परागण दूसरे फ्लावर से सबसे पहले किस वाले भाग तक पहुंचेंगे, तो जो परागण होते हैं वो दूसरे फ्लावर से पहले वाले फ्लावर पर कहां, किसके द्वारा, किस पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल दोस्तों अनिल मीना जी, ए आंसर आपका एकदम सही है। अंडाशय, बीजांड अवस्थित होते हैं अंडाशय के अंदर। ठीक है, अंडाशय निर्माण करता है फल का, और फल से बीजांड क्या बना देता है, फल से बीजांड बना देता है दोस्तों बीज को। सबसे पहले फल बनेगा, फल का निर्माण ओवरी के अंदर होगा, और फल से क्या बनेगा, बीजांड बीज बना लेगा। ठीक है, फल का निर्माण आपसे पूछे तो अंडाशय, और बीज का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो बीजांड। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, शेयर कर देंगे बिल्कुल। अनिल मीना जी आपका आंसर एकदम सही है। अमित गौतम इंग्लिश की क्लास मुझे भी दिलवाओ सर, आज से मैं भी क्लास लूंगा। बांदीकुई रिंकू जी, बिल्कुल रिंकू जी आप भी क्लास लीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है ब्लैक कैट पर दोस्तों। नेक्स्ट, संवेग का मात्रक है। एसएससी की किसी भी एग्जाम के अंदर मात्रक से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, संवेग का मात्रक है, और बहुत इजी प्रश्न है। और मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि किसी भी भौतिक राशि का जब आपको मात्रक याद नहीं है तो आप उसका फॉर्मूला याद कर लो। या तो आप सीधे सीधे मात्रक याद रख लीजिएगा, अगर आपको मात्रक याद नहीं है दोस्तों तो आप उस भौतिक राशि का फॉर्मूला जरूर याद रखें। फॉर्मूला याद है आपको तो आप इजीली मात्रक निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है और मात्रक भी याद नहीं है तो आपका एक प्रश्न वहां एग्जाम में छूट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों याद रखें, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोग्राम बटा मीटर, या न्यूटन मीटर पर सेकंड, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो संवेग होता क्या है पता होना जरूरी है आपको।
संवेग होता है दोस्तों द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है और फॉर्मूले से ही निकलता है मात्रक। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड मात्रक किसका आया, किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड, ये मात्रक आया दोस्तों संवेग का, मोमेंटम का मात्रक आया। तो प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर है किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड। अब अगर आपसे विमा पूछी जाए तो विमा क्या होगी, द्रव्यमान की विमा होगी दोस्तों m1 और वेग की विमा होगी L1t-1। तो m1 L1t-1 विमा हो गई संवेग की। बिल्कुल नीलम शर्मा जी, सी। अनिल मीना, सी। पिछले वाले प्रश्न का सी आंसर एकदम करेक्ट था, लेकिन इस वाले प्रश्न का डी आंसर होगा किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड। ठीक है, अब एग्जाम में कौन कौन से मात्रक ज्यादा पूछे जाते हैं, तो दोस्तों एग्जाम के अंदर बल का मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। बल का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, याद रखेंगे। जबकि दोस्तों बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक कहलाता है डाइन। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर होते हैं 10 की घात 5 डाइन। सभी बातें याद रखनी है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू होते हैं 10 की घात 5 डाइन। आपसे और पूछा जाता है ज्यादातर कार्य का मात्रक। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक दोस्तों होता है जूल, और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो होता है अर्ग। और 1 जूल बराबर होते हैं दोस्तों 10 की घात 7 अर्ग। याद रखेंगे 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं और 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। भार का मात्रक भी बहुत बार पूछा जाता है, और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन का। जो मात्रक बल का होता है वही मात्रक भार का भी होता है। और दोस्तों भार जो होता है वो सभी जगह अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान दोस्तों किसी वस्तु का हर जगह जो है वो समान रहता है। द्रव्यमान सभी जगह किसी वस्तु का समान रहेगा, लेकिन भार हर वस्तु का अलग अलग जगह अलग अलग होगा। ठीक है, बिल्कुल जूल, अनिल मीना जी, न्यूटन जूल एकदम करेक्ट है। तो मात्रक, हर भौतिक राशि के मात्रक याद रखें दोस्तों, संवेग, बलागुण, शांता, शांता के अलावा पृष्ठ तनाव, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, हर भौतिक राशि के मात्रक तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, विमा बहुत कम पूछी जाती है, यूनिट्स बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि किसी सतह की दी गई सतह पर बल दुगना कर देते हैं तो दाब, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी सतह की दी गई सतह पर बल दुगना कर देते हैं, कोई सतह है, उस सतह पर जो आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स का मान आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब जब आप किसी पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स को क्या कर रहे हो, आप डबल कर रहे हो, दुगना कर रहे हो, तो जब आप फोर्स को दुगना करोगे तो दाब यानी कि जो प्रेशर होगा वो आधा रह जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या दुगना हो जाएगा या दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि फोर्स को डबल करोगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू लोकेश यादव जी। देखिएगा दाब की अपन बात करें तो दाब क्या होता है, दाब होता है दोस्तों बल अपॉन क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगाया जाता है, किसी वस्तु के पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लगाया जाता है उसी फोर्स को बोला जाता है दाब। यानी P इक्वल्स टू हो गया दोस्तों F अपॉन A। P बराबर हो गया F अपॉन A। अगर बल का मान बढ़ाओगे तो प्रेशर का मान बढ़ेगा, आप बल को दुगना करोगे तो दाब भी बढ़ेगा, बल को 4 गुना करोगे तो दाब भी बढ़ेगा, क्योंकि दाब किसके परपेंडिकुलर, किसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, बल के समानुपाती है। दाब जो है वो बल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर इस एरिया की बात करूं और इस पर मैं दाब लगाऊंगा
और दाब को बढ़ाऊंगा तो बल को बढ़ाऊंगा तो दाब का मान भी बढ़ेगा। तो ये तो कंफर्म है कि अगर बल को बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा? तो दोस्तों अगर यहां पर पहले आप मानते हो कि आपने x फोर्स लगाया, F बराबर यानी फोर्स लगाया x, तो P बराबर कितना हुआ? x अपॉन a। अब आप इसको डबल कर रहे हो तो F बराबर 2x, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया? ट्वाइस x अपॉन a। पहले से कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, जितना गुना आप बल का मान बढ़ा दोगे, 2 गुना बढ़ाओगे तो दाब 2 गुना हो जाएगा, और 4 गुना बढ़ाओगे तो दाब कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो बल को दुगना करने पर दाब कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले से P इक्वल्स टू F अपॉन A। अब एग्जाम में दाब का मात्रक भी पूछा जाता है दोस्तों, तो दाब का SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो कहलाता है पास्कल। याद रखना, दाब का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? दाब का SI पद्धति में मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। और दाब की विमा क्या होती है? तो बल की विमा होती है दोस्तों M1 L1 T-2, और क्षेत्रफल की विमा होती है दोस्तों L2। तो ये हो जाएगा M1 L-1 और T-2। ये बीमा हो गई दोस्तों दाब की। याद रखेंगे, ये सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। दाब का SI मात्रक, दाब की बीमा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो वायुमंडल का जो दाब होता है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, इस दाब का जो मापन किया जाता है वो मापन किया जाता है बैरोमीटर की सहायता से। ये भी याद रखेंगे। आपने नोटिस किया होगा कई बार ऊंट के पैर आसानी से, ऊंट जो होता है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट के पैर रेतीली जमीन में आसानी से नहीं दसते, इस कारण से ऊंट जो है वो रेतीली जमीन पर आसानी से चल पाता है। लेकिन अगर मानव की बात करें तो इंसान को रेतीली जमीन पर चलना कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि ऊंट के पैरों के क्षेत्रफल की तुलना में मानव के पैरों का क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो दोस्तों क्या होता है? उसके शरीर का जो बल होता है वो बल कम लगता है, और बल क्षेत्रफल कम होने के कारण दोस्तों लगने वाले बल का मान ज्यादा होता है, और इस कारण से दोस्तों दाब का मान बढ़ जाता है, और दोस्तों जो मानव के पैर है वो रेतीली जमीन में धंस जाते हैं। ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने के कारण लगने वाले दाब का मान जो है दोस्तों वो भी क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल। लोकेश यादव जी, फिफ्थ का आंसर हो गया सी। राकेश मीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश जी थोड़ा लेट हो गए हो, ठीक है, राकेश जी थोड़ा लेट हो गए हो, कोई ना, लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन आगे बहुत अच्छी बात है राकेश मीना जी। तो दोस्तों क्लास को आप शेयर करेंगे और साथ में दोस्तों क्लास को लाइक भी करते चलेंगे, लाइक करते चलें और दोस्तों क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तरंग के वेग, तरंग तरंग के वेग को रिप्रेजेंट कर रखा है यहां पर कैपिटल बी से। तरंग धैर्य को यहां रिप्रेजेंट किया है लैम्डा से, ठीक है। यहां थोड़ा मिस हो गया लेकिन ध्यान देना, लैम्डा। और आवृत्ति को यहां पर ये आपका, इसको मान लीजिएगा आप स्मॉल वी, ठीक है। अब इन तीनों के बीच आपको संबंध बताना है दोस्तों, किस किस के बीच में आपको रिलेशन बताना है। वेग को यहां रिप्रेजेंट कर रखा है कैपिटल वी से। तरंग धैर्य को रिप्रेजेंट कर रखा है यहां पर दोस्तों लैम्डा से। और आवृत्ति को यहां रिप्रेजेंट कर रखा है दोस्तों किससे? ये कर रखा है आपको स्मॉल वी से। इन तीनों के मध्य क्या रिलेशन होता है? v इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो यहां n तो कुछ है नहीं, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। लैम्डा इक्वल्स टू कैपिटल बी स्मॉल बी, या ऑप्शन नंबर सी वी माइनस बी लैम्डा, या ऑप्शन नंबर डी v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन स्मॉल बी। तो फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, आंसर कमेंट करेंगे। तरंग धैर्य, आवृत्ति और दोस्तों वेग के अंदर क्या संबंध होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये संबंध होता है दोस्तों v इक्वल्स टू होता है n लैम्डा। v इक्वल्स टू होता है दोस्तों, सॉरी, v इक्वल्स टू
स्मॉल वी लैम्डा, v इक्वल्स टू होता है स्मॉल वी लैम्डा। याद रखेंगे v यहाँ पर तरंग का वेग है और स्मॉल v यहाँ पर दोस्तों क्या है, स्मॉल v यहाँ पर आवृत्ति है और लैम्डा यहाँ क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, और इस ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, n की जगह पर स्मॉल v करना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, क्या एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है। इन दोनों के बारे में भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति के अंदर संबंध बताओ। तो याद रखना, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति होती है दोस्तों क्या, एन। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा, अगर आवृत्ति का मान घटेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा। हमेशा याद रखो, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है और आवृत्ति का मात्रक दोस्तों हर्ट्ज होता है। याद रखना है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होता है दोस्तों एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। कोई कण एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है, उन कंपन की संख्या को उस कण की कहा जाता है आवृत्ति। मान लेते हैं कि कोई कण एक सेकंड में कंपन कर रहा है दोस्तों 40 बार कंपन कर रहा है, तो उस कण की आवृत्ति कितनी हो गई, 40 हर्ट्ज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई कण एक सेकंड में कंपन कर रहा है 50 बार, तो 50 उस कण की क्या हो गई, 50 उस कण की हो गई आवृत्ति। तो याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा। बिल्कुल लोकेश यादव जी समझ में, हाँ लोकेश यादव जी बताइएगा कहां पर समझ में नहीं आया लोकेश यादव जी। बिल्कुल राकेश मीना जी का आंसर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार मुझे बताइएगा कहां समझ में नहीं आया लोकेश यादव जी। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, देखो दोस्तों मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो क्योंकि मेरे मुंह से साउंड निकल रही है और ध्वनि ऊष्मा और ऊर्जा तरंग के द्वारा गमन करती है। ठीक है, तरंग में क्या होते हैं, तरंग के अंदर दोस्तों कण होते हैं और कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और उन कंपनों के द्वारा क्या होता है, उन कंपनों के द्वारा ध्वनि ऊष्मा और ऊर्जा जाती है। और जब कोई कण कंपन करता है तो इस प्रकार से कंपन करता है। ठीक है, इस प्रकार से कंपन करेगा कोई कण, मैं बोल रहा हूं तो जो ध्वनि निकल रही है वो ध्वनि आपके कानों तक इस तरीके से होकर जा रही है। अब ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां से यहां के मध्य की दूरी, यहां से यहां के मध्य की दूरी, ये वाली दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य समझ में आ गया। यहां वाली दूरी, यहां वाली दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। और जब कण एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर का मतलब होता है एक बार धनात्मक दिशा में और एक बार ऋणात्मक दिशा में, यानी कि यहां से यहां तक एक कंपन हो गया, ये वाला कंपन हो गया, दो कंपन हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं कि कण जो है वो एक सेकंड में इतना कंपन कर रहा है, एक सेकंड में यहां से चलता है और कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। तो बताओ कितने कंपन हुए, तो ये कंपन हो गए दोस्तों, यहां तक दो कंपन हो गए। यानी कि इस डायग्राम में कण की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति कितनी हो गई, आवृत्ति हो गई दोस्तों 2 हर्ट्ज, क्योंकि कण एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है, 2 बार कंपन कर रहा है। और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। तो लोकेश यादव जी आई थिंक अब एकदम करेक्ट होगा। हाँ राकेश मीना जी चलो क्लास को शेयर करते रहेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगले सेशन की अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अम्लीय वर्षा, एसिडिक जो रेन होती है वो किसका परिणाम होता है। आपने सुना होगा दोस्तों
ताजमहल का जो कलर है वो पीला होता जा रहा है। ठीक है, पहले ताजमहल एकदम प्योर व्हाइट कलर का था, लेकिन अब ताजमहल का कलर जो है वो दोस्तों पीला होता जा रहा है। अब ये जो ताजमहल का कलर ये जो पीला हो रहा है दोस्तों, तो ताजमहल का कलर पीला होने का जो रीजन है वो अम्लीय वर्षा है। सभी को पता होगा आजकल एटमॉस्फेयर के अंदर प्रदूषण पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि हर जीव के लिए ये सब हानिकारक है। जितने भी पॉल्यूशंस होते हैं मानव के लिए तो हानिकारक है ही है, साथ में अपनी प्रकृति के लिए अपनी नेचर के लिए भी बहुत ज्यादा दोस्तों हानिकारक है। और अम्लीय वर्षा उनमें से एक प्रदूषण का कारण होती है। वो किस प्रदूषण का कारण है ये आपको बताना है, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का। तो फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। लोकेश यादव जी का आंसर ए, नीलम शर्मा का आंसर ए। बिल्कुल यहां पर सभी फ्रेंड का आंसर एकदम करेक्ट है दोस्तों, ए वायु प्रदूषण। वायु के अंदर जो पॉल्यूशन होता है, वायु के अंदर जितनी भी हानिकारक गैस होती है, हानिकारक गैस सल्फर हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, इसके अलावा दोस्तों CFC हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जितनी भी हानिकारक गैस है ये वायु के साथ मिक्स होती है, और वायु के साथ मिक्स होने पर जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के अंदर ये गैसेज मिक्स हो जाती है। तो बारिश के पानी में जब ये हानिकारक गैस मिक्स हो जाती है तो पानी को जहरीला बना देती है, पानी को नुकसान करती है। और जब वो पानी दोस्तों अर्थ के ऊपर गिरता है, अपनी पृथ्वी की सतह पर गिरता है, या दोस्तों किसी चट्टान पर या किसी बिल्डिंग पर गिरता है, तो उस बिल्डिंग को या उस चट्टान को या दोस्तों फर्श पर गिर रहा है, जमीन पर गिर रहा है, तो जमीन को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर कारण हो गया वायु प्रदूषण, जो कि किसका कारण है, अम्लीय वर्षा का। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है दोस्तों 5.4 होता है, याद रखना। और ताजमहल का जो कलर है उसके पीलेपन का कारण भी क्या है, उसके पीलेपन का कारण भी दोस्तों अम्लीय वर्षा है। राकेश मीना जी बिल्कुल ए आंसर है, बिल्कुल। स्वीटी शर्मा जी आपका आंसर ए करेक्ट है। राहुल मीना गुड मॉर्निंग सर, लेट हो गए राहुल जी। सुरेश मीना राम राम, सुरेश जी राम राम, राम राम, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। शेयर करते रहेंगे क्लास को, लाइक भी करते रहे और क्लास को शेयर भी करते चले। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान याद रखें 5.4 होता है। ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा होने का रीजन होता है वायु प्रदूषण। मानसून में जो पहली बारिश होती है वो पहली बारिश बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है, हानिकारक होती है, क्योंकि उस बारिश के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, बहुत ज्यादा एसिड्स मौजूद होते हैं। तो कभी भी पहली बारिश के अंदर नहाए नहीं, क्योंकि जितना भी पोल्यूशन वायु के अंदर है वो पोल्यूशन वाले तत्व उस बारिश के अंदर विद्यमान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मूत्र का पीएच मान, लोकेश यादव जी, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6 से लेके 7 के मध्य होता है। मानव के यूरिन का पीएच मान गलत है आपका, 5.4 नहीं होता। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाव है, सबसे अधिक जो विकसित जो डेवलप प्लांट है उनका प्रभाव कहां पर होता है, कहां पर दिखाई देता है या कहां पर रखा जाता है, ब्रायोफाइटा के अंदर, आवर्त बीजी के अंदर, अनावृत बीजी के अंदर या थैलोफाइटा के अंदर। कौन सा ऐसा संघ है जिसके अंदर सभी प्रकार के विकसित पादपों को रखा जाता है दोस्तों, ब्रायोफाइटा, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी या थैलोफाइटा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एक प्रकार का ऐसा संघ होता है जिसके अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा पादप आते हैं। ठीक है, आवर्त बीजी की अपन बात करें तो आवर्त बीजी में ऐसे पादप आते हैं जिनका जो बीज होता है वो ढका हुआ रहता है। अगर किसी पादप का बीज ढका हुआ है तो उसे कहा जाएगा आवर्त बीजी, और आवर्त बीजी को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और अनावर्त बीजी को इंग्लिश में कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों याद रखें, ये इनका इंग्लिश नाम है। और अनावर्त बीजी के अंदर क्या होता है, बीज जो है वो ढका हुआ नहीं होता। अगर किसी प्लांट के अंदर बीज ढका हुआ नहीं होता तो वो अनावर्त बीजी कहलाएगा।
अगर किसी प्लांट के अंदर बीज ढका हुआ है, जैसे आप आम खाते हो तो आम के अंदर गुठली होती है, वो आम के अंदर होती है ना, यानी गुठली एक प्रकार का बीज है और बीज क्या है, ढका हुआ है। आम के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड से ढका हुआ है, तो आम एक प्रकार का क्या हुआ, आवर्त बीजी हुआ। अनावर्त बीजी ऐसे बीज या उन प्लांट को रखा जाता है जिनके अंदर बीज ढके हुए नहीं होते, वो अनावर्त बीजी कहलाते। थैलोफाइटा उन पादपों का समूह होता है जो चट्टानों पर उगता है दोस्तों, याद रखना। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ब्रायोफाइटा सबसे बड़ा पादपों का संघ होता है। आवर्त बीजी के अंदर ढके हुए बीज वाले प्लांट आते हैं और बिना ढके हुए बीज वाले प्लांट अनावर्त बीजी के अंदर। थैलोफाइटा के अंदर चट्टानों पर उगने वाले प्लांट का अध्ययन किया जाता है। और यहां आपसे पूछा है सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाव कौन सा है, तो सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाव होता है दोस्तों आवर्त बीजी। मानव के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी प्लांट होते हैं वो दोस्तों आवर्त बीजी के अंदर से ही लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी आप दोस्तों अपने शरीर को सही रखने के लिए, फिट रहने के लिए डेली खाना आप जिस प्लांट के थ्रू खाते हो वो सारे प्लांट किसके होते हैं, आवर्त बीजी के होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 8 का आवर्त बीजी। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सभी के बारे में क्लियर करें। ज्ञानी ही ज्ञानी बैठे यहाँ सारे आंसर दे। अब राकेश मीना तू तो क्यों नहीं रहा ज्ञानी, तेरे से पूछ कर ही देना, तुझे तो क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, काम कर तू तेरा। आपस में लड़ो नहीं दोस्तों, क्लास लीजिएगा, लड़ाई ना करो। क्लास लो भाई, लड़ाई करो, लड़ाई ना करो, क्लास लीजिए, क्लास पर ध्यान दे पे केवल दोस्तों आप इधर आंसर दो, केवल आंसर से रिलेटेड ही आपस में बात करें, बाकी की जो अननेसेसरी बातें वो ना करें। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा वर्ग का जंतु है। आर्थ्रोपोडा वर्ग का जंतु है। आर्थ्रोपोडा दोस्तों एक प्रकार का संघ है, एक प्रकार का वर्ग है। इस आर्थ्रोपोडा जो वर्ग होता है, इस वर्ग के अंदर दोस्तों तीनों प्रकार के जीव आते हैं, जल पर रहने वाले, थल पर रहने वाले और दोस्तों वायु के अंदर रहने वाले। जल, थल और हवा तीनों के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और आर्थ्रोपोडा वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है या सबसे बड़ा वर्ग होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो आर्थ्रोपोडा कहलाता है। याद रखना, आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन कौन से आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर केकड़ा आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर मच्छर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर दोस्तों सांप आते हैं। ये जितने भी हैं ये सब जीव आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, मक्खी हो गया, मक्खी, मच्छर, ये सब जीव आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, घरेलू मक्खी। जो घर के अंदर जो मक्खी है वो एक प्रकार के कौन से वर्ग का जंतु है, आर्थ्रोपोडा वर्ग का जंतु है। और दोस्तों आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं की क्या क्या पहचान होती है, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं की पहचान होती है आपस में झगड़ा ना करें, अदरवाइज ब्लॉक कर दिए जाओगे। लोकेश यादव जी इस प्रकार के कमेंट ना करें वरना ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है इस तरीके के कमेंट ना करें, कमेंट रिमूव करें लोकेश यादव जी, अदरवाइज आप ब्लॉक हो जाओगे लोकेश यादव जी। ठीक है, ब्लॉक कर दिए जाओगे, लास्ट वार्निंग है, या तो अपना कमेंट डिलीट करें, इस टाइप के कमेंट ना करें। ठीक है, आप अभी क्लास में हो, ठीक है, ये आपका घर नहीं है तो ध्यान दें लोकेश जी। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु होते हैं, इनके अंदर दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। साथ ही साथ इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। सिर के अंदर, सिर के साथ दोस्तों वक्ष के अंदर और वक्ष के साथ पुच्छ में, 3 भागों में विभाजित रहता है इनका। साथ में दोस्तों इनके शरीर के बाहर जो लेयर पाई जाती है वो काइटिन की लेयर होती है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीवों के अंदर मिलता है। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और पुच्छ के अंदर, और इनके शरीर के बाहर की तरफ दोस्तों काइटिन की लेयर मौजूद होती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके अंदर
विकसित तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र पूरी तरीके से विकसित होता है दोस्तों, याद रखना। और सबसे बड़ा जंतुओं का जो वर्ग है वो आर्थ्रोपोडा वर्ग है, और इन चारों के अंदर यहाँ पर कौन सा जीव आर्थ्रोपोडा वर्ग का है? घरेलू मक्खी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ लोकेश यादव जी, इस तरीके के कमेंट शोभा नहीं देते, इतने भद्दे कमेंट। ठीक है, तो आपने जो कमेंट किया है एक बार उस कमेंट को आप डिलीट करें, और आगे से लोकेश यादव जी इन चीजों का ध्यान रखें। क्या कमेंट कर रहे हो? आपस में झगड़ा करने नहीं आते हो आप, यहाँ कुछ सीखने आते हो तो सीखा करें दोस्तों। ठीक है, और फालतू के कमेंट ना किया करें। ठीक है, लोकेश यादव जी कर दो ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश यादव जी अब आपको ब्लॉक करना ही पड़ेगा। लोकेश यादव जी अब आपको ब्लॉक करना ही पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नाइन्थ का सी, राकेश मीना जी, बिल्कुल नाइन्थ का सी है, घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी। हाँ, ये थोड़ा सा कमेंट जो है लोकेश यादव ने लास्ट के अभी 3 कमेंट तो रिमूव कर दिए, और एक कमेंट 941 पे देखिएगा। छोटी माता चिकन पॉक्स का संचरण करने वाला वायरस है। छोटी माता स्मॉल पॉक्स जो होती है, चिकन पॉक्स जो होती है, उसका संचरण करने वाला वायरस है। संचरण करने वाला वायरस कौन सा है? वेरिसेला जोस्टर, एंट्रोवायरस, अर्वोवायरस, या कोई नहीं। छोटी माता एक प्रकार का रोग होता है जिसके अंदर शरीर पर दाने दाने हो जाते हैं, चकते चकते छोटी छोटी फुंसियां निकलने लग जाती है, फीवर होता है, लूज मोशन होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। ये सारे लक्षण छोटी माता में रहते हैं। करीबन दोस्तों जीवन काल में कम से कम 1 या 2 बार ये हर व्यक्ति के अंदर चिकन पॉक्स होता है। और चिकन पॉक्स जो है वो एक वायरस के कारण होती है, और उस वायरस का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर। याद रखना, वेरिसेला जोस्टर वह वायरस है जिसके कारण क्रिएट होता है छोटी माता डिजीज या चिकन पॉक्स। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? शरीर पर दाने हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं, बुखार रहता है, बुखार के साथ दोस्तों दस्त, लूज मोशन की शिकायत रहती है। ठीक है, उल्टी वॉमिटिंग का मन रहता है, घबराहट रहती है, भोजन का पाचन नहीं हो पाता। अगर ये सब लक्षण है तो दोस्तों आपको क्या हो गया? आपको छोटी माता हो गया। और छोटी माता किस वायरस के कारण? वेरिसेला जोस्टर के कारण। तो याद रखें, वेरिसेला जोस्टर छोटी माता को उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ, 10th का ए, बिल्कुल वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथि है। एंडोक्राइन ग्लैंड का आपको नाम बताना है कि यहां पर कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि तो वे ग्रंथियां होती है जो निर्माण करती है दोस्तों, किसका? हार्मोन का निर्माण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन बनाती है। बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या करती है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां बनाती है दोस्तों एंजाइम को। ठीक है, एंजाइम को बनाती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। और तीसरे नंबर की जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि कहलाती है मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि दोस्तों हार्मोन भी बनाएगी और हार्मोन के साथ एंजाइम भी बनाएगी। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां मानव के शरीर में पाई जाती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, मिश्रित। अंतःस्रावी हार्मोन बनाती है, बाह्यस्रावी एंजाइम बनाती है, मिश्रित दोनों बनाती है। यहां आपको अंतःस्रावी बताना है, यानी कि उस ग्रंथि का नाम बताना है जो हार्मोन बनाती है। आमाशय ग्रंथि तो एंजाइम बनाती है। पित्ताशय दोस्तों एक प्रकार की ग्रंथि नहीं है, पित्ताशय ना तो अंतःस्रावी, ना बाह्यस्रावी, ना मिश्रित। छोटी आंत भी यहाँ पर एक प्रकार की ग्रंथि है, और कौन सी ग्रंथि है? एंजाइम बनाती है, इस कारण बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि जो है
ये पीयूष ग्रंथि यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि मानव के शरीर में टोटल 8 प्रकार के हार्मोन्स बनाती है। 8 प्रकार के हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल हो गया पीयूष ग्रंथि। आमाशय और छोटी आंत एक प्रकार की कौन सी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि का जो आकार रहता है ये आकार रहता है मटर के दाने के समान। पीयूष ग्रंथि का वजन भी याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.6 से लेकर 0.8 ग्राम। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों मस्तिष्क के अंदर, और मस्तिष्क में भी कहां पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है स्नेफोइड हड्डी के अंदर। ये सारी चीजें, सारी बातें आपको याद रखनी है कि पीयूष ग्रंथि कहां, मस्तिष्क में, किस हड्डी में? स्नेफोइड हड्डी में। वजन कितना होता है? 0.6 से 0.8 ग्राम होता है। आकार मटर के दाने के समान रहता है। पीयूष ग्रंथि और ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, और इसी कारण से पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है वो यहाँ पर केवल पीयूष ग्रंथि है, बाकी की और सारी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि और ग्रंथियां एंजाइम बनाती है। आमाशय जो है ये रेनिन एंजाइम बनाता है, और रेनिन के साथ पेप्सिन एंजाइम बनाता है। ठीक है। छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत भोजन के पाचन की अंतिम अवस्था होती है, और छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है उसका क्या भी कर लिया जाता है? अवशोषण भी कर लिया जाता है। तो इन सभी के बारे में आप याद रखें दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12 सोरे का अम्ल है। आपको दोस्तों सोरे के अम्ल के बारे में बताना है कि सोरे का अम्ल कौन सा है दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, सोरे का अम्ल कौन सा है? HNO3, H2SO4, HCl, CH3, COOH। HNO3 ये यहां पर दोस्तों HNO3 है, HNO3 सोरे का अम्ल है। HNO3, H2SO4, HCl, CH3, COOH। तो सोरे का अम्ल कहा जाता है HNO3 को, और इस HNO3 का दोस्तों केमिकल नेम होता है नाइट्रिक अम्ल। याद रखना H2SO4, H2SO4 जो है रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा कहा जाता है H2SO4 को, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। HCl, HCl को कहा जाता है नमक का तेजाब। जो तेजाब होता है टॉयलेट क्लीनर के अंदर जो यूज लिया जाता है वहां पर प्रयोग किया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। और मानव के अंदर, आमाशय के अंदर, जठर रस के अंदर दोस्तों जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल भी कौन सा होता है? HCl। और CH3COOH ये अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दोस्तों। तो इन सभी के बारे में याद रखें, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसी को ही सोरे का अम्ल कहा जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोला जाता है नमक का तेजाब। ठीक है। तो सभी के बारे में आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल राहुल मीना जी, डी, हाँ पिछले वाले प्रश्न का। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। भाप को आप लिक्विड में चेंज करना चाहते हो, भाप को द्रव अवस्था में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वह प्रोसेस जो भाप को किसमें कन्वर्ट कर देती है? द्रव में कन्वर्ट कर देती है, क्या कहलाती है? वाष्पन, संघनन, आसवन या चुंबकन। तो याद रखना संघनन, कंडेंसेशन वह प्रोसेस है जो भाप को कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है द्रव अवस्था में, तो संघनन। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 मेंडल का प्रथम नियम है। ग्रेगर जॉन मेंडल
ऑस्ट्रिया का था दोस्तों। ऑस्ट्रिया में एक चर्च के अंदर पादरी का काम किया करता था ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा गया। एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। किसके द्वारा स्थानांतरण होते हैं? जीन के द्वारा स्थानांतरण होते हैं। इन बातों के बारे में सबसे पहले व्याख्या की थी मेंडल ने, और इसी कारण से मेंडल को आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे पे प्रैक्टिकल किया, और जब मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल किया तो 3 प्रयोग दिए। पहला जो प्रयोग था, पहला जो नियम दिया था, उस नियम को कहा जाता है दोस्तों प्रभाविकता का नियम। ये दोस्तों फर्स्ट लॉ था मेंडल का, पहला नियम था प्रभाविकता का नियम। दूसरा जो नियम था वो नियम कहलाया दोस्तों पृथक्करण का नियम कहलाया। ठीक है, पृथक्करण का नियम। और जो मेंडल का जो थर्ड लॉ था दोस्तों, उस थर्ड लॉ को बोला जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए दोस्तों मेंडल ने। फर्स्ट लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ बताता है दोस्तों प्रभाविकता का नियम, सेकंड लॉ पृथक्करण का नियम, और थर्ड लॉ बताता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और यहां आपसे पूछा है फर्स्ट लॉ के बारे में, तो फर्स्ट लॉ कौन सा है? प्रभाविकता का नियम है। जब एक पीढ़ी को, जब 2 मटर के पौधों को संकरण करवाया जाता है आपस में, तो पहली पीढ़ी में कुछ लक्षण प्रभावी रहते हैं, और इस कारण से प्रभावी रहने के कारण इस नियम को कहा गया प्रभाविकता का नियम। नेक्स्ट, बल्बोरिथ्रल ग्रंथि को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? बल्बोरिथ्रल ग्रंथि, महिलाओं के अंदर जो वेजाइना होती है, जो योनि होती है, वहां पर एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को कहा जाता है बल्बोरिथ्रल ग्रंथि। महिलाओं को सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति कराने वाली ग्रंथि, महिला को उत्तेजित करने वाली ग्रंथि होती है बल्बोरिथ्रल ग्रंथि होती है दोस्तों। और ये बल्बोरिथ्रल ग्रंथि पाई जाती है महिला की योनि में, वेजाइना के अंदर दोस्तों। और इस ग्रंथि को और किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि, जठर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, या मीवोमिन ग्रंथि। तो याद रखना बल्बोरिथ्रल ग्रंथि को काउपर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। बल्बोरिथ्रल कहो या काउपर कहो, बात कॉमन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और बल्बोरिथ्रल ग्रंथि क्या करती है? महिला को सुख की अनुभूति कराती है। महिला को सबसे ज्यादा आनंद की जो अनुभूति कराता है वो बल्बोरिथ्रल ग्रंथि कहलाती है, और ये होती है महिला की योनि में। महिला की योनि के अंदर मटर के दाने के समान जो संरचना रहती है, वही संरचना कहलाती है बल्बोरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। और यहीं पर अपनी आज की क्लास, आज का सेशन एंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी रही आज की, एक बार कमेंट करके मुझे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। अब दोस्तों अपनी मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट कल की क्लास के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।